कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें ड्रामे के मेन लीड जुवोन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड जुनसू से मिलने के लिए आई थी और उसे अपने बेटे से ब्रेकअप करने को ही बोल रही होती हैं और इवन के बहुत सारे पैसों की भी ऑफर करती हैं कि हम दोनों फैमिलीज का काफी ज्यादा गैप है, तो इसलिए तुम कभी भी उसकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकती हो। इसने भी मॉम से पैसे एक्सेप्ट कर लिए थे और ये भी सोच रही होती है कि मैं आखिर को जुवोन से कब मिली थी, हम दोनों कब डेटिंग करना स्टार्ट की। उससे काफी ज्यादा लव तो करती है, लेकिन मॉम से कहने लगती है कि आप ना चिंता मत करना, हम दोनों बहुत जल्दी ब्रेकअप कर लेंगे, कम से कम आपको मुझे 2 मंथ का टाइम देना चाहिए। हम 1.5 साल एक दूसरे के क्लोज रहे हैं, वो इतनी आसानी से तो मुझे नहीं छोड़ेगा, पहले मैं उसे खुद से हेट करवाऊंगी, उसके बाद ही मेरे लिए ये काम आसान हो जाएगा। अब ये सब कुछ सुन के मॉम तो उसे काफी अप्रिशिएट करती हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, क्या कभी तुमने मेरे बेटे को लव किया भी है या नहीं। ये तो यही कहती है कि मैं तो उससे बहुत ज्यादा लव करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि हम दोनों अब कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ से वापसी पे जाते हुए मन में ये भी सोच रही होती है कि सिंड्रेला पार्टी में प्रिंस से जाते वक्त मिलने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन जब वो वहां से लौटी 2 बजे तब तो वो असली रूप में भी आ गई। क्या तब भी उसकी खुशी वैसी ही कायम रही कि नहीं। फिलहाल तो इसने अब अपने रिलेशनशिप को लेके सोचने का ही डिसाइड कर लिया था कि अगर मैंने मजीद कुछ ना किया तो ये तो मेरी प्राइड को भी हर्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में ही इसे इसके फ्रेंड के पास ही बैठे हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम क्या है रे। वो अपने अंकल के साथ ही एक रेस्टोरेंट पे काम करती है। अब जैसे उन्हें बता रही होती है कि मैं बहुत जल्दी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली हूँ, ये सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं कि क्या सच में और क्यों। इन्हें बता देती है कि एक्चुअली में मुझे नहीं पता था कि वो तो जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ के चेयर वुमेन का बेटा है। अब रिसेंटली मुझे पता चला तो इसलिए तो मैंने उसे छोड़ने का ही फैसला कर लिया। देखो ना कैसी मजे की बात है कि हम दोनों एक साथ में रहते भी थे, कभी भी मुझे पता ही नहीं चला कि वो इतना ज्यादा रिच। हालांकि मैं उसे कहती भी रहती थी कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो कभी मुझे अपने घर लेके ही नहीं गया। इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिया करता और मुझे देखो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो वाकई में एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। 1 महीने हुए जब मुझे पता चला है कि जुवोन तो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसे ऑफिस में मैंने उसे वाइस चेयरमैन के साथ देख लिया था। अब उनकी बातों से मुझे पता चला कि वो तो सीवोन का छोटा भाई है। हाँ, ये सब कुछ जाने के बाद ही मैं तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने के लिए भी गई थी कि इतने अरसे से तुम सारे मील्स मुझसे ही पे करवाते थे, खुद तो इतने ज्यादा रिच थे। मतलब कि इसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि अमीर होते हुए भी सारे बिल्स की पेमेंट मुझसे ही करवाता था। खैर बैक टू दी प्रेजेंट। अब यहाँ पे अपनी फ्रेंड से भी कहती है कि रिसेंटली मुझे जीवन की मॉम मिली है, उन्होंने मुझसे पैसों की ऑफर किया जो कि मैंने एक्सेप्ट भी कर ली उनके बेटे को छोड़ने के लिए। ये सुन के उसकी फ्रेंड कहती है कि वैसे तुमने कब से ये काम करना शुरू कर दिया, मतलब कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वो कह देती है कि हाँ तो और क्या ना करती, इस तरह से मुझे जुवोन को छोड़ने में आसानी हो जाएगी। और वैसे भी मेरे मॉम डैड तो है नहीं, एक छोटा भाई है, उसकी ट्यूशन फीस वगैरह को पे करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत तो है ही सही, तो इसलिए मैंने भी उनकी ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ ही जुवोन को दिखाया जाता है, जो कि कब से ही हमारी क्यूट सी हीरोइन को कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा होता है, लेकिन ये पिक नहीं करती है। काफी अपसेट भी लग रहा था कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, और अपने भाई से भी ये बात शेयर करता है और फिर उसकी फोटोज को देख के स्माइल भी करने लगा था। यहाँ पे तो हमें पता चल जाता है कि वाकई में ये तो युनसू से बहुत ज्यादा लव करता है। इसका भाई समझा रहा होता है कि मुझे तो एक तुम्हारी समझ नहीं आती है, और वैसे भी मुझे देखो मेरी शादी हुई हुई है जिमिन से, लेकिन हम दोनों का सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप ही है। वो बस जहाँ मर्जी चाहे जाती है नहीं जाती है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हम लोग बस सोशल मीडिया के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट ही अब फिर ये जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो मन में सोचने लगी थी कि अब तो पक्का पक्का आज मैं जरूर जुनू को अनॉय करने की कोशिश करूंगी। अब जैसे ही जुवून की एंट्री होती है तो उसे स्माइली पास करने लग जाती है, इससे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो अब इंटरनेट पे ही देखने लगी थी कि अपने बॉयफ्रेंड को कैसे खुद से डिसलाइक करवाएं। पहले नंबर पे तो ये आता है कि उससे पैसे मांग लो। ये सोचती है कि अगर मैंने उससे पैसों की डिमांड की, वो तो ऑलरेडी ही काफी ज्यादा रिच है, तो उसने तो मेरे आगे पैसों का ढेर लगा देना है। नहीं, इस तरह से तो काम बिल्कुल नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन को भी उसने रिजेक्ट कर दिया था, सो थर्ड उसे पसंद आता है। यहाँ पे अपनी बहुत ज्यादा गुस्से का फेस बना लेती है, लेकिन जैसे ही जुवून आता है फिर से उसके फेस पे स्माइल को देख के ये पिघल ही गई थी। वो इसे अपने साथ खाने पे इनवाइट करने लगा था।
ईमन के ड्रिंक के लिए भी कहता है। ये आगे से थोड़े बहुत नखरे दिखाने लगती है कि नहीं नहीं मुझे ड्रिंक करने के लिए नहीं जाना है, लेकिन हाँ खाने पे चल सकती हूँ, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। फिर तो नेक्स्ट सीन में ही इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए ही दिखाया जाता है। वो अब बातों ही बातों में इसे फिर से काफी ज्यादा इरिटेट करने की कोशिश करती है। अब जैसे ऊपर से खाना आता है तो इसके फेस की स्माइल चेक करने वाली, क्योंकि इसे खाना खाना तो काफी ज्यादा पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। वो इसे पूछने लगा था कि मुझे आज ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कि तुम खामखा में ऐसे ही ये शो करवाना चाहती हो कि जैसे कि मैं तुमसे हेट करने लगूं। ये कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। एंड देन फौरन से इस साइड पे ही चली आई थी। अब उसे प्यार से देखने भी लगती है कि मैं अब चाहे जितनी कोशिश कर लूं इसे कभी भी ब्रेकअप नहीं कर पाऊंगी, मैं इसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ। दूसरी तरफ ही हमें सीवोन को दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी के साथ डिनर करने के लिए आया था। और यहाँ पे मॉम कह रही होती है कि देखो जूवोन की गर्लफ्रेंड कैसी है, मैंने उसे पैसों की ऑफर की और उसने उसे छोड़ने तक का डिसाइड कर लिया। ये सुन के यहाँ पे वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि शक्ल से तो वो ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती है कि गोल्ड डिगर टाइप की। यहाँ पे मॉम तो फिर उससे उसकी वाइफ का पूछने लगती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा जा रहा है। तो ये आगे से झूठ बोल देता है कि बहुत ही बढ़िया, हम रोज ही एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। खैर इनकी भी बिजनेस मैरिज हुई थी और मॉम यही चाहती थी कि उनके छोटे बेटे की भी ऐसे ही हो। आहिस्ता आहिस्ता से दोनों एक दूसरे से लव भी करने लगेंगे और उनकी बॉन्डिंग भी बन जाएगी जैसे कि उनके बड़े बेटे की है। यहाँ से जाते हुए सीमोन मन में सोच रहा होता है कि ये जो आज मम्मी मुझसे बात कर रही थी कि जूवून की गर्लफ्रेंड ने उनसे पैसे लेके इसके भाई के साथ ब्रेकअप करने का डिसाइड किया है, कि इस बारे में जूवून जानता है, मुझे उसे बताना चाहिए कि नहीं। इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। इधर यूनसू को उसकी फ्रेंड के पास ही बैठे हुए दिखाया जाता है। आज तो काफी ज्यादा ड्रंक भी हो गई थी। राई तो उससे यही कह रही होती है कि देखो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती हो, कुछ तो सोचो इस बारे में। ये कह देती है कि क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं तो अभी ही कर दूं। अब इससे पहले के फौरन से ही जुवोन को मैसेज करती, उसकी फ्रेंड मना कर देती है कि तुम्हें इस हालत में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बेचारी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि मैंने तो उसकी मॉम से ऑलरेडी ही पैसे ले लिए हैं, सो इसलिए जुवोन से ब्रेकअप करना तो बनता है। अब उसे 2 महीने टॉर्चर करने से तो यही बेहतर है ना कि अभी के अभी उसे कॉल करके फौरन से ही अपना सारा जो भी खाता है वो खत्म कर लूं। लेकिन फ्रेंड इसे फिर भी मना कर रही होती है कि नहीं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे उस बेचारे का दिल तोड़ने का क्या फायदा। नेक्स्ट डे जैसे ही यूनसू उठती है तो इसके भाई ने ब्रेकफास्ट बना दिया था और यहाँ पे बातों ही बातों में इससे पूछ भी रहा होता है कि कर रहा तुमने ड्रिंक क्यों कर ली थी इतनी ज्यादा। वो आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। अब तभी ही जुवून का जिक्र भी छिड़ जाता है। अब हमें फील होता है कि जैसे कि इसके छोटे भाई को तो जुवून बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके भाई को लगता है कि जैसे कि इसका बॉयफ्रेंड एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन एक्चुअली मुझे क्या मालूम कि वो तो कितना ज्यादा रिच है। कल जो मैसेज इसने जुवोन को सेंड करने की कोशिश की थी वो तो गलती से ही इसके जो भी ऑफिस ग्रुप बना होता है उसमें सेंड हो जाता है। और इस बात को लेके काफी ज्यादा ही एम्बैरेस फील करने लगी थी कि ओह नो, मैं उन सबके सवालों के कैसे जवाब दे पाऊंगी या उन्हें कैसे फेस कर पाऊंगी। रात को काफी ज्यादा ड्रंक थी, हालांकि इसने तब तो जुवोन को भी कॉल की थी, लेकिन इसे तो कुछ भी याद नहीं होता है कि पता नहीं मैंने उसे क्या कहा था, सब कुछ ही भूल गई थी। अब जैसे इसकी मुलाकात जुवोन से होती है तो उसे पूछने की कोशिश करती है कि मुझे वैसे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन रात को जो मैंने कॉल की थी तब क्या कहा था। वो आगे से बस सिंपल से ही जवाब दे देता है कि कुछ खास नहीं कहा था। और यहीं पे इसकी अपने कॉलीग से भी मुलाकात हो जाती है। इसने तो आधा अधूरा ही मैसेज ग्रुप में सेंड किया था, तो वो समझ रहे होते हैं कि शायद कि इसे अपने हेयर्स की टेंशन है, तो क्यों ना हेयर सैलून चले जाएं। और फिर नेक्स्ट ये फिर अपनी फ्रेंड के साथ मिलके वहीं पे ही आ गई होती है और परेशान भी लग रही थी कि ओह नो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। बाद में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने पे मालूम हो ही जाता है इसे कि मैंने ब्रेकअप की बात जुवोन से कर दी थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि जैसे कि उसे कुछ मालूम भी ना हो और मुझसे ऐसे कि जैसे कि सिंपल सी बात हुई हो। कुछ तो रीजन होगा उसका ये कहने का। सो फिर जुवून से मिलने के लिए ही पहुंच आई थी और उससे ये सब कुछ कभी पूछ लेती है कि तुम्हें ऑलरेडी ही पता था तो मुझसे ये बात क्यों नहीं शेयर की। तो वो कह देते हैं कि मुझे मेरे भाई ने सब बता दिया था कि कैसे मॉम तुमसे मिलने के लिए आई थी और उन्होंने ही तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कहा था ना। अब इन सारी बातों को जानने के बाद ये डायरेक्ट ही उससे ब्रेकअप की बात कर लेती है, लेकिन जुवून तो बिल्कुल नहीं मानने वाला था कि मैं इस बार में मॉम से बात करूंगा।
और ये इसे जाने से रोकने ही लगता है। वो कह देती है कि तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारी मम्मी मुझसे मिलने के लिए आई थी, क्या अगली बात मालूम भी है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप करने के लिए उनसे पैसे ही ले लिए थे। ये सुन के वो तो काफी ज्यादा अपसेट हो गया था कि क्या सच में। अब ऑफिस पहुंच के इसे मालूम होता है कि जुवोन ने तो एक हफ्ते के लिए ही ऑफिस से छुट्टी ली है। ये समझती है कि हाँ, ब्रेकअप का असर हो सकता है कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसने ऐसा किया होगा। घर पे आके जुवोन से जो भी रिलेटेड चीजें वगैरह होती हैं, इसने सब की सब साइड पे ही रख दी थी कि अब इन सारी चीजों का क्या फायदा। और यहाँ पे फिर से उसी सिंड्रेला वाली स्टोरी को ही दोहराने लगी थी कि वो तो अपना ड्रेस छोड़ के प्रिंस के लिए वहां से चली गई थी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। बल्कि कूल बन के इस ब्रेकअप को हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्ट करके उसे इग्नोर ही कर दूंगी। अब बाद में जैसे ही ऑफिस में इसके शूज ट्रिप किया करते हैं तो बस फिर से अपनी पास्ट के मेमोरीज में ही खो गई थी कि जब एक दफा इसके साथ ऐसा ही हुआ था, जुवोन इसके साथ था, वो तो इसकी काफी ज्यादा केयर भी करने लगा था और इसकी ये अफेक्शन देख के तो ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। इधर कंपनी में तो बहुत सारा ही सामान लाया जा रहा होता है जो कि सारे के सारे एम्प्लॉयज के लिए काफी कंफर्टेबल भी था। इवन कि बहुत सारी चेंजेस भी हो चुकी थी। इस बारे में ही युनसू के कॉलीग्स उसे मैसेज करके बता देते हैं। और ये भी कि जुवोन तो अब की बार कंपनी का डायरेक्टर बनकर ही वापस आया। और ये न्यूज सुनते ही युनसू तो एकदम सरप्राइज रह गई थी। जुवो की कंपनी के अंदर एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री होती है। हमारा हीरो तो वैसे ही डैशिंग किस्म का बंदा है और सारे एम्प्लॉयज तो बस हैरान होके उसे ही देखते रह गए थे। इवन के जैसे ही हमारी हीरोइन की उस पर नजर पड़ती है, इससे पहले कि वो नीचे गिरती, हमारा हीरो आके उसे संभाल लेता है और उसकी जो उतरी सैंडल्स थी उसे भी पहनाने लगा था और ये कह देता है कि तुम्हारी चॉइस थी मुझसे ब्रेकअप करना, लेकिन अब मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ, ये बात मत भूलना। अब जैसे ही सारे कॉलीग्स देखते हैं कि हमारा बॉस तो हमारी बगल वाली साइड पे ही बैठेगा, जैसा कि पहले इंटर्नशिप पे आया था उनके साथ बैठा रहा करता था, तो वो काफी ज्यादा हैरान होकर पूछते हैं कि बॉस ऐसा क्यों। तो वो कह देते हैं कि क्योंकि ये वाली जगह मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है और वैसे भी जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ वो तो बिल्कुल यहीं पे बैठते हैं, तो इसलिए मैंने भी इधर ही रहने का डिसाइड किया है। ये सारी बातें तो वो युनसू की तरफ ही देख के कह रहा था। युनसू तो गुस्से में इससे बात करने के लिए आ गई थी कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी मॉम तो चाहती थी कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें और इवन के उन्होंने तुम्हें अब्रॉड जाने का भी कह दिया था। ये कहता है कि मैंने मॉम से ऑलरेडी बात कर ली है, तो इसलिए उन्होंने मुझे खुद ही यहाँ पे काम करने की इजाजत दे दी है और वैसे भी 2 साल के अंदर अंदर मैं तो अपनी कंपनी को नंबर 1 पे ही पहुंचा दूंगा, सो इसमें क्या बड़ी बात हो सकती है। यार ये तो स्टिल उसे यहाँ से जाने को ही बोल रही होती है। वो कहाँ जाने वाला था। इवन के इसके गुस्से को देख के उसे तो इस पे और ज्यादा प्यार आ जाता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। इसी बीच ही जैसे ही रिमोट गलती से टच होता है तो सामने वाली विंडो ग्लास तो खुली जाती है और इनके कॉलीग्स ये वाला सीन देख के एकदम सरप्राइज रह गए थे कि इनके बीच आखिर को चल क्या रहा था। अब जैसे ही ये सारे कॉलीग्स मिलकर डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं तो ऊपर से ही युनवो आ जाता है कि आप सबको आज ट्रीट मेरी तरफ से मिलेगी। इवन के ये तो युनसू को अपनी साथ चलने को बोलने लगा था, लेकिन वो मना कर देती है। अब सारे कॉलीग्स उसे जैसे तैसे करके मना लेते हैं कि ये चांस मिल रहा है तो तुम इसे क्यों गंवा रही हो। नेक्स्ट सीन में ही इनको खाना खाते हुए दिखाया जाता है। एक कॉलीग ने तो इनके साथ ड्रिंक करने का भी डिसाइड कर लिया था। वेल ये तो जानना चाहती थी कि हमें काफी सारा काम करना है और यहाँ पे हमारा हीरो कह देता है कि अब ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आप सब लोगों के लिए कम कर दूंगा, अब आ जो गया हूँ यहाँ पे, सो इसलिए ही अभी ने टाइम मिल गया था तो मिलकर ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। बाकी सारे तो ड्रंक हो चुके थे। बाकी दोनों तो टैक्सी में बैठ के वहां से चले ही गए थे। पीछे से सिर्फ युनसू और जुवो नहीं रह जाते हैं। अब जहाँ पे कि युनसू ऑफिस जा रही थी तो उसके पीछे पीछे हमारा हीरो भी जाने लगता है। इसे अनॉय करने से तो वो बिल्कुल भी पास नहीं आने वाला था, तो इसलिए ही अब दोनों को ऑफिस में बैठे हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे युनसू तो काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है कि मैंने तो समझा था कि जब इसे मालूम होगा कि मैंने तो इसे छोड़ने के लिए इसकी मॉम से पैसे लिए हैं तो वो मुझे छोड़ देगा, यही तो रीजन था कि तब वो वाले सारे के सारे पैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिए थे। बट ना ये साहब है कि मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इवन के यहाँ पे भी क्यूट क्यूट सी स्टार्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट डे खाने के टाइम पे फिर से जुवोन इन सारे लोगों को ही ज्वाइन करता है। इन दोनों की छोटी छोटी अट्रैक्शन भी होती ही रहती है। ये बेचारी जितना उससे दूर जाना चाहती है वो कहाँ भला दूर जाने वाला था। यहाँ से वापसी पे वो फिर इस बेचारी को काफी ज्यादा परेशानी किए जा रहा होता है और अपने साथ मील पे चलने को ही बोलने लगा था, लेकिन ये मना कर देती है
और फौरन से ही वहां से चली गई थी। पीछे से ये अपसेट और फिर क्या कर सकता था, अपने भाई सीमोन से मिलने के लिए ही आगे होता है। वो कहता है कि मैंने जब तुम्हें सच सच्चाई का बताया तो काफी ज्यादा हर्ट फील हुआ होगा ना। तो ये कह देता है कि नहीं कोई बात नहीं है, और वैसे भी आज नहीं तो कल तो मुझे मालूम हो ही जाना था, लेकिन हाँ युनसु को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। सीमोन अपने भाई को अपने साथ मिलकर मूवी देखने को ही बोलने लगा था, तो फौरन से ही जुवोन मान जाता है कि हाँ हाँ ठीक है, पहले पसंद नहीं हुआ करता था लेकिन अब भी मैं तुम्हारे साथ देख लूंगा। जब से मेरी लाइफ में युनसु आई है तब से ही मूवीज वगैरह देखना मैंने स्टार्ट कर दिया और अब मुझे काफी ज्यादा अच्छी भी लगती हैं। और ये सुन के तो उसका भाई तो एकदम सरप्राइज रह गया था कि मैंने नहीं सोचा था कि लव में तुम इतने ज्यादा बदल जाओगे। ऐसे ही वापसी पे उसकी एक बच्ची पे नजर पड़ती है तो इसे अपने बचपन का सीन याद आ जाता है। इसके डैड काफी स्ट्रिक्ट किस्म के पर्सन हुआ करते थे, इस बेचारी को बहुत ज्यादा मारा भी करते थे। अब क्या रीजन था उसके बारे में तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। फिलहाल तो इसी के साथ ही अपनी पास्ट की मेमोरीज से फिर बाहर निकल आई थी। इसका पास्ट काफी ज्यादा हॉरिबल होता है। अब यहीं पे बाहर बैठने की वजह से ही अब काफी ज्यादा कोल्ड भी हो गया होता है। उसका भाई तो उसे इसका ख्याल रखने को ही बोलने लगा था। ये फिर भी कोल्ड होते हुए ऑफिस पहुंच आई थी। आज लिफ्ट में इसकी मुलाकात तो सीवोन से भी हो ही गई थी। बातों ही बातों में इसे पूछ लेता है कि मेरा भाई काफी ज्यादा क्यूट है ना, तो ये भी कह देती है कि हाँ। ये सुन के सीवोन तो स्माइल करने लगा था। वो भी जानता है कि ये भी मेरे भाई को बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब यहाँ पे ये भी कहने लगा था कि क्या तुम्हें पता है कि पहले मेरा भाई बिल्कुल भी मूवीज नहीं देखा करता था, लेकिन जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो तो उसे देखना पसंद है। अब सीवोन से सारी बातें सुनने के बाद इसे रियलाइज हो जाता है कि वाकई में वो मुझसे कितना ज्यादा लव करता है कि मेरी खातिर वो वाली सारी आदतें अपनाई जो कि मुझे पसंद थी। अब यहाँ पे इसे कोल्ड हो गया था जिसकी वजह से कि बार बार खांस रही होती है, तो ये सारी बातें तो जुवोन ने नोट कर ली थी। वो चोरी चोरी इसे ही देख रहा था, तो फौरन से इसे मेडिसिन देने के लिए आ गया था कि ठीक है तुम मुझे अपना एक्स बॉयफ्रेंड मत मानो, लेकिन हाँ एक कॉलीग या फिर एक एम्प्लॉय होने की खातिर ये सब कुछ रख सकती हो। खैर ये भी फिर अब एक्सेप्ट कर लेती है, उसे मना नहीं कर पाती। अब यहाँ से वापसी पे ये बेचारी तो यहीं पे बेहोश ही हो गई थी। सो नेक्स्ट इन दोनों को हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। वो तो इसकी केयर करने के लिए यहीं पे ही रुक गया था। ये तो इस वीआईपी रूम से ये जाना चाहती थी, लेकिन वो रोक देता है कि तुम ऐसे जो बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जुवोन तो उसे ये भी बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि पहले मुझे स्पाइसी फूड खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से जब मैंने उसे खाना स्टार्ट किया तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजों में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा। खैर अब यहाँ पे वो इससे कह देती है कि ठीक है तुम मेरे साथ मील करना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हारे साथ वो करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ 27 दिनों के लिए दोनों डील कर लेते हैं। सो नेक्स्ट डे अब इन दोनों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे किसी ने इनकी फोटोज भी क्लिक कर ली थी। तो अब हमें पता चलता है कि इन पे किसी और ने नहीं बल्कि मॉम ने ही नजर रखवाई हुई थी। वो जैसे इन फोटोज को देखती हैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज रह गई थी। सीवो ने भी ये पिक्चर्स देख ली थी। मॉम तो यही कह रही होती हैं कि मैंने तो उस लड़की से कहा था कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वो क्यों नहीं मान रही है, अब ये सब कुछ क्या है। तो सीवोन कह देता है कि क्या सच में आप चाहती हैं कि वो आपके बेटे से ब्रेकअप कर ले, कि आप इन सारे मामलों को लेकर परेशान मत हो, इन सबको मैं ही हैंडल कर लूंगा। सीमोन इसके बाद अपने लिए एक वाइन खरीदने के लिए गया था, लेकिन तब वहां पे जाके इसे पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी किसी ने बाय कर ली है। अपसेट होके जैसे ही घर पे पहुंचता है तो देखता है कि वही वाली वाइन तो इसके घर पे ही पड़ी हुई है। तो ये हैरान होता है कि क्या मतलब कि मैंने तो नहीं नोट किया था कि ये मेरे पास भी मौजूद होगी, तो यहाँ पे किसने रखी। अब तभी हमें इसके घर में से एक लड़की को निकलते हुए ही देखते हैं। अब ये कौन है उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इधर ये दोनों खाने के साथ साथ काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। अब इन्हें तो ये भी पता नहीं चलता है कि हम दोनों ब्रेकअप करने वाले हैं, सो हमें एक दूसरे से फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। बट ना अब दोनों के कहाँ बाज आने वाले थे। जुवोन तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है, तो ये कह देती है कि तुम अपने असिस्टेंट को कॉल कर दो, वो तुम्हें आके लेके जाएगा। अब जैसे वहां से जा रही होती है तो वो इसे पकड़ के हक कर लेता है और यही पूछने लगा था कि क्या तुम अब मुझसे लव नहीं करती हो। वो यहीं पे ही इमोशनल होकर उसे बोल देती है कि मैं तो अभी भी तुम्हें वैसा से ही लव करती हूँ। खैर यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आने लग जाते हैं। में 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब जुवून अब्रॉड से स्टडी करके कंट्री वापस आया था। तभी उसने न्यूज़ में देखा था कि बड़े भाई सीवून ने कहीं गलती से अपनी ड्रंक फोटो पोस्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उसका सोशल मीडिया यूज़ करना बैन था। फिर भी अपने छोटे भाई को पिक करने के लिए आ ही गया था। जुवून ने भाई से जैसे ही बात की थी कि मैं एज अ एम्प्लॉय बन के अपनी कंपनी में काम करने के लिए जाना चाहता हूँ, तो ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज ही रह जाता है।
कंपनी में युनसू इनकी टीम लीडर थी, तो न सिर्फ उससे बल्कि हर एक छोटे एम्प्लॉय से ही जुवोन को डांट पड़ती रहती है कि तुम्हें तो कोई काम ढंग का करना आता नहीं है वगैरह वगैरह। ये अपने सारे दुखड़े सीमोन के पास आके ही उससे शेयर किया करता है। फिर जब उनके साथ मिलकर ड्रिंक करने के लिए गया था तो वहाँ पे भी इसे लेजी होने का ताना ही मिल जाता है। बेचारा जो भी काम करता कोई भी उससे खुश होता ही नहीं है। भाई ने इसे कॉल करके खुद के साथ ही गेम खेलने को आने को बोल दिया था, बट इसने मना ही कर दिया होता है कि हर बार मैं हार जाता हूँ, सो मेरी तरफ से तो क्विट ही समझो। और ये बातें जब जुनसू सुनती है तो समझती है कि शायद ये सबसे तंग आके इस जॉब से ही रिज़ाइन करने का फैसला कर चुका है। फिर इसे खूब सारा मोटिवेट करती है कि अभी हिम्मत मत हारो, मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी तुम सबके दिल जीत लोगे और सबसे बेहतर कर पाओगे। तब से ही इसे युनसू पसंद आने लगी थी, इवन कि इसकी खातिर उसने खुद ही ड्रिंक भी कर ली थी। और यही बात हमारे हीरो के दिल को छू गई। फिर वो चुपके चुपके से ऑफिस में भी उसे देखा ही करता और बस ऐसे ही उसके प्यार में कंप्लीटली डूब ही गया। दोनों ने ही फिर डेटिंग करना भी स्टार्ट कर दी थी। ये कहानी थी इनके मिलने और रिलेशनशिप में आने की। सो बैक टू दी प्रेजेंट। इसके किस करने से पहले ही युनसू रोक देती है तो ये अब जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है कि मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, इवन कि अपनी बॉडी तक तुम्हें दे दी है और फिर भी मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करो। बाकी सबके सामने तो युनसू बेचारी बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगी थी। अगले दिन जुवुन की आंख अपने भाई के घर में ही खुलती है, जो कि उसे नेक्स्ट टाइम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने ड्रिंक करने से मना ही कर रहा था कि ये ना हो कि उससे कुछ उल्टा सीधा बोल दो। ये जैसे ही रिमेंबर करता है कि उसने कैसे युनसू को तंग किया था तो बेचारे की शक्ल देखने वाली खुद को काम करने के लिए शावर लेने के लिए चला जाता है। उधर ही युनसू ने भी आज से ड्रंक ना ही होने का डिसाइड कर लिया था कि ऐसे तो मैं बहक के ना जाने क्या क्या करती जाऊंगी। मुझे जुवुन से दूर रहना, बस उसे किस करने का तो पता नहीं मैं कैसे सोच सकती हूँ। जहाँ पे कि ये ऑफिस में जुवुन को अवॉइड करती है, वहीं पे कुछ ऐसा सा हाल हमारे हीरो का ही होता है। वो जैसे इसे देखता है फिर चुप नहीं लगा था। जीसुक के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। कुछ बुली बॉयज एक इनोसेंट लड़के को लेकर जा रहे थे। वो हेल्प के लिए जीसुक को देखता है। ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था कि ऐसे ही मुझे मेरी बहन से डांट पड़ जाएगी, सो इग्नोर कर देता है। कॉलीग्स की वजह से इन्हें साथ में लंच करने के लिए भी जाना ही पड़ता है। वो फिर मीटिंग के लिए चले गए थे। रात को जो कुछ किया था इसलिए जुवुन उसे अपोलोजाइज करता है एंड फिर कुछ इधर उधर की बातें करके अपने माहौल को बेहतर बना ही लेते हैं। युनसू भी मजीद उसे कुछ नहीं कहती। जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो सामने से मम्मी हाजिर। वो तो यही जानने के लिए ही आई थी कि आखिर को मुझसे पैसे लेके युनसू ने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है। इस बेचारी को खामखा में ही बहुत सारी बातें भी सुना देती हैं, ये जाने बिना के उनका अपना बेटा ही इसे चेज कर रहा है, इसने तो कुछ भी नहीं किया है। तभी जुवुन आके मॉम को वहां से जाने को बोलता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ये युनसू को परेशान करे और ये बात तो मॉम अच्छे से नोटिस कर लेती हैं। वो हैरान तो इस बात पे थी कि अब जिस तरह से ये सबके सामने ऊपर से कोल्ड दिखने वाली लड़की है, मेरे बेटे को जब देखती है तो यूं वार्म क्यों हो जाती है। युनसू को जब भी कभी खुद को सारी बातों से डिस्ट्रैक्ट करना होता है तो वो राई के रेस्टोरेंट पे काम करने के लिए आ जाती है कि मसरूफ रह के मैं सब कुछ भुला पाऊँ, लेकिन ऐसा मुमकिन थोड़ी ही ना था। राई को खुद इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है कि इसने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है। अभी राई से बातें कर ही रही थी कि अचानक इसे जीसुक के स्कूल से कॉल आ जाती है। जिस मासूम से लड़के की उन बैड बॉयज ने पिटाई लगाई थी, आज उसकी मॉमी आके सबकी क्लास ले रही होती हैं कि मेरे बच्चे के साथ ये हो गया और आप लोग चुप हैं, कोई एक्शन तो ले इनके खिलाफ। बुली बॉयज की लिस्ट में जीसुक का नाम भी आ गया था, तो इसलिए अब फिर यहाँ पे टीचर्स ने युनसू को भी बुलवा लिया था। वो तो उन मम्मी से माफ़ी मांगती है कि अपने भाई की तरफ से। ये भी कहने लगी थी कि आप उसे जो भी पनिशमेंट देना चाहती हैं बिल्कुल दे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उसे अपने भाई से उम्मीद ये नहीं थी कि अगर उसने उस लड़के को मारा नहीं है, कम से कम उन बुरे लड़कों से बचा तो सकता था, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर जीसुक को बताती है कि जब किसी होपलेस पर्सन की कोई मदद नहीं करता है तो ये सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है। मम्मी पापा जब मुझे मारते थे तो मैं बहुत ही ज़्यादा इधर उधर देखती थी कि कोई तो मुझे बचाने के लिए आएगा, बट ना किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। हर कोई अपने अपने काम में ही बिजी। मेरे साथ साथ पापा ने तुम्हें भी मारना शुरू कर दिया, तो
तो तब फिर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। एक दिन मौका मिलते ही मैं तुम्हें उस घर से दूर ही लेके आ गई। फिर तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया। वो माफ़ी मांगता है कि अब तो हो गया, बट प्रॉमिस करता हूँ कि अगली दफ़ा जब भी कोई मुसीबत में मिला ज़रूर मदद करूँगा। दूसरी तरफ ही मम्मी की शिकायतें लगाने के लिए जुवोन सिवोन के पास ही आया था। वो तो खैर उसे कंफर्ट करने के साथ साथ अपनी स्टोरी भी बताता है कि एक दफ़ा मुझे भी किसी लड़की से लव हुआ था, फिर मॉम की वजह से वो तंग आके मुझे छोड़ के चली गई। पता है तब मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ था। फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ बाद में करना पड़ा और मम्मी के कहने पे ही मैंने अरेंज मैरिज कर ली। तुम्हारे लिए तो यही बेहतर है कि युनसू को अकेला छोड़ दो, वो जो भी डिसीजन ले उसे एक्सेप्ट करो, वरना मॉम की वजह से वो कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी ना, तुम्हें नहीं पता। इसकी बातों का उस पर कुछ तो असर हो ही गया था। सो जहाँ पे कि युनसू ने अब मज़ीद बिना कोई फैंटेसी में जिए इसे आइंदा खुद से मिलने से रोकने का कहा था, वहीं पे जुनवू ने भी अब फुल स्टॉप लगाने का भी इसे बता दिया होता है और ये भी कि कल का दिन हम साथ में ही बिताएंगे। अब ऑफिशियली जाहिर है हम ब्रेकअप करने वाले हैं, तो ऐसा तो तुम्हें करना पड़ेगा, प्लीज़ मेरे साथ डील कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। सो वो भी यहाँ पे माने जाती है। नेक्स्ट डे ही वो इसका हाथ पकड़ के इसे अम्यूज़मेंट पार्क की लेके आ गया था कि आज के दिन फ्री होके यहाँ पे इंजॉय करो। घर पे ही सिवोन अब कैजुअल ड्रेसिंग में ही रहता है ना, बट आज उसे इस हालत में उसकी वाइफ मिजिन ने देख लिया था। इसने तो सोचा भी नहीं था कि आज अचानक ऐसे ही वो तो इसके सामने ही आ जाएगी। सो बस उसके सामने तो बहुत ज़्यादा एम्बैरस होके रह जाता है। उधर दोनों मस्तियाँ करने में बिजी फुल एंजॉय करते हैं हर एक मोमेंट को, और ये भी रिमेंबर करने लगे थे कि पहले जब डेट पे जाते थे तो कैसे फ़ोटोज़ बनाते ही रहते थे कि इन सारे मोमेंट्स को कैप्चर करके बाद में ही हम इन्हें देखा करेंगे। बट आज के दिन ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रेकअप के दिन की भी कोई भला मेमोरीज होती हैं, वो अपने पास ये नहीं रखना चाहते थे। एक लिटिल गर्ल ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, तो उसे कंसोल करने के लिए जुवोनी उसके पास बैठता है। फिर इतने में उसके मॉम डैड भी मिल जाते हैं। वो लिटिल एंजल हमारे हीरो को प्रिंस कह के उनके साथ वहाँ से चली गई थी। अब फिर फाइनली वो वक्त आ गया था एक दूसरे को गुड बाय कहने का। जुवोन काफ़ी अपसेट होता है, क्योंकि वो तो कभी भी युनसू को नहीं छोड़ना चाहता था, बट युनसू के सारे डिसीजंस को सपोर्ट करना भी तो अपना फ़र्ज समझता है। तभी इसी पल की एंडिंग फायरवर्क्स के साथ ही हो जाती है। घर पे आकर युनसू अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ही देखने लगी थी, जिससे भी काफ़ी सारी मेमोरीज इनकी जुड़ी हुई थी। जिस दिन जुवोन ने इसे खुद अपने हाथों से एक फ्लावर रिंग बना के गिफ्ट की थी, वो उसका सबसे बेस्ट डे था। और देखो आज वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। युनसू ने मॉम डैड का प्यार नहीं देखा था, वो बस जुवोन का रिश्ता उसकी मम्मी की अप्रूवल के साथ ही एक्सेप्ट करना चाहती थी कि अगर वो हमें साथ में नहीं देखना चाहती हैं तो मैं भी क्या ही करूं। दोनों काम पे भी तवज्जो नहीं दे पा रहे होते हैं। ऐसे ही एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है, तो ये समझती है कि शायद जुवोनी दूसरे नंबर से मुझे तंग कर रहा है। जब आके उससे बात करती है तो वो कह देता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब फिर युनसू एम्बैरेस फील करती हुई वहाँ से चली गई थी। अब अगले बंदे से पूछने पे उसे पता चलता है कि वो तो कोई रॉन्ग नंबर ही था। अब ये स्ट्रेंजर कौन है हमें आगे चल के ही पता चलेगा। जीसुक जैसे ही न्यूज़पेपर पे जुवोन की फ़ोटो देखता है ना, तो एकदम हैरान कि युनसू ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। तो वो कह देती है कि नहीं नहीं वो नहीं है, जस्ट इसकी तरह दिख रहा है। अभी अपने ब्रेकअप के बारे में उसने जीसुक को नहीं बताया था, लेकिन तभी यहाँ पे इससे मिलने के लिए एंट्री हो जाती है जुवोन की। सो इनकी बातों से जीसुक को फाइनली मालूम हो ही गया था कि इसने तो मेरी बहन को डंप कर दिया। वो कहता है मैंने नहीं किया, बल्कि तुम्हारी बहन ने मुझे डंप किया। खैर वो तो एक एक्स बॉयफ्रेंड होने के नाते से पूछने लगा था कि क्या तुम्हें पता चला कि वो वाला नंबर किसका था। तो ये कह देती है कि हाँ कोई रॉन्ग नंबर था, मे बी कि वो नेक्स्ट टाइम अब कॉल नहीं करेगा। ये सुन के वो काफ़ी रिलीफ फील करता है। युनसू ने तो खुद को काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी कर लिया होता है। बिजनेस ट्रिप पे भी जुनवू ने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया था कि ऐसे ही अनकम्फर्टेबल फील करेगी। मिजिन अपनी फ्रेंड्स के पूछने पे उनको बता रही होती है कि कैसे फर्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ ब्लाइंड डेट पे गई थी, मतलब कि शादी से पहले। और तब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई थी कि काफ़ी सारी चीज़ों में हमारी चॉइस सेम है। वो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था, तो इसलिए मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ ही कर दी।
अब उसी अननोन नंबर वाले पर्सन को ही दिखाया जाता है जो कि एक आर्टिस्ट है। जैसे ही यूनसू को कॉल करता है तो वो उसे बहुत सारा डांट देती है कि जब मैंने कहा है कि ये रॉन्ग नंबर है, जिसको आपकी तलाश है वो मैं नहीं हूँ, तो प्लीज़ कॉल मत किया करो। अब उसे इरिटेट करके इसे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अगले दिन जैसे ही ये रेडी होके बिजनेस ट्रिप पे जाने लगे थे तो इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर मजबूरी में बॉस को बुला के ये उनके साथ ही जाने लगे थे। जैसे युनसो का फ़ोन जो उनकी गाड़ी से कनेक्ट होता है तो कॉलीग्स को फिर ये एक्सप्लेन करती है कि एक दिन मुझे जुवुन ने लिफ्ट दी थी तो तभी शायद मैंने कनेक्ट किया होगा। अब वो फिर इन दोनों पे डाउट नहीं करते हैं। ये तो युनसो को मेडिसिन देने के लिए ही आया था कि अगर एक्सीडेंट में तुम्हें कोई चोट वगैरह आई है तो लगा लेना। एक बॉस होने की खातिर ही तो तुम्हारी केयर करना बनता है ना। ये भी फिर आगे से एक्सेप्ट कर ही लेती है। इसके बाद ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच आए थे। मीजिन परमानेंटली अपने हस्बैंड के घर रहने के लिए आ गई थी और ये बात तो सीवुन के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है और इसे भी कहने लगा था कि अगर तुम यहाँ पे वापस आ रही थी तो कम से कम मुझे कॉल करके ही बता देती। खैर कॉल पे कहाँ, ये लोग तो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड थे, कभी एक दूसरे से बात ही नहीं किया करते थे। जुवुन को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल देख के युनसू तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है कि चलो ज़्यादा सारा हार्ड वर्क और सबसे डांटे खाने के बाद ये कुछ बन तो गया। ऑफिस में इनका टकराव तो होना ही रहना था, तो इसी वजह से ही यहाँ पे युनसू से अपना एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाती है कि मैंने जॉब से क्विट करने का डिसाइड कर लिया है। इस बात से जुनवू तो एकदम सैड ही हो जाता है कि तुम ऐसा करने का कैसे सोच सकती हो, जिसे कुछ मेरी वजह से ही कर रही हो ना। घर पे मॉम से बात करने के लिए आ जाता है कि आप मेरा ट्रांसफ़र अब्रॉड कर दें, लेकिन वो भी अपनी ज़िद की पक्की होती हैं कि मैंने पहले तुम्हें ये चॉइस दी थी ना, बट तुमने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस वजह से मेरी तरफ से तो इनकार ही समझो। अब ये सारी बातें सुन के वो बेचारा तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता और इवन की मम्मी से नाराज़ भी हो ही गया था कि आपने कभी एक मम्मी बन के अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, बस एक चेयर वूमेन ही है और ऐसा ही बन के सोचती हैं। सो घर ही छोड़ के सीधा युनसू के पास ही आ गया था और आते ही उसे हक भी कर लेता है, सारी बात का बताने लग जाता है। अब इनको साथ में देख के बाकी कॉलीग्स भी हैरान ही हो रहे होते हैं जो कि इस वक्त हमारी क्यूट सी हीरोइन के घर पे ही मौजूद थे। अब तो उन्हें यकीन हो ही गया था कि इसका मतलब है कि हमारा डाउट बिल्कुल सही था कि आप दोनों के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। के पूछने पे युनसू को अब पूरी की पूरी स्टोरी बतानी ही पड़ गई थी कि कैसे जब ये इंटर्न के तौर पे हमारी कंपनी में आया था तभी फिर हमारे बीच अट्रैक्शन हुई, हम लोगों ने डेटिंग करना स्टार्ट की, लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो आइंदा के बाद इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं करेगा। यार ये कहते हुए वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं। बाई और ली ये इमेजिन कर रहे थे कि आखिर को इन दोनों को लव कब हुआ होगा, जबकि टीम लीडर उसे डांटा करती होगी, तो हो सकता है कि तभी जुवुन को उससे लव हो गया। फिर कहने लगा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जब वो एक दिन लंच करने के लिए गया होंगे तो तभी उनकी अट्रैक्शन हो गई होगी। अब जीसुक कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोग ऐसे ही गलत इमेजिन कर रहे हो। अब जीसुक को लग रहा था कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, तो इसीलिए जुवुन ने उसे ब्रेकअप कर लिया होगा। तभी ऊपर से एंट्री होती है राई की। वो कहती है कि आप लोगों को ना शायद कि कुछ गलत फहमी हो गई है, बल्कि जो जुवुन की मॉम है उसी ने ही जाके युनसू को उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा था, वरना वो कहाँ करने वाली थी। ये सुन के सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और इवन के फिर से इमेजिन करने लगते हैं कि जैसे कि कैसे मॉम उसे बात करने के लिए आई होंगी कि तुम्हारी ये प्लेस तो बहुत ज़्यादा डर्टी है, तो इसलिए तुम मेरे बेटे से दूर रहना और हाँ उससे ब्रेकअप भी कर लो। फिर बाद में ही उस पर सिंपैथी दिखाते हुए चले ही गए थे। इवन कि जुसुक भी अपनी बहन को हक कर लेता है। अगली ही सुबह सुबह उसके लिए काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट भी बना देता है कि मेरी बहन तुम्हें ना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। वो हैरान थी कि इनको क्या हो गया। अब जैसे ही आई ड्रॉप्स डाल रही होती है तो वो ज़्यादा डर जाते हैं और ये समझते हैं कि वो रो रही थी तो टिश्यू लेके भी आ गए थे। वो हैरान होती है कि मैं रो नहीं रही थी, तुम लोगों को हो तो हो क्या गया। अब ये तो इवन के जैसे ही जुवुन को देखते हैं तो इसे उससे दूर करने की कोशिश करने लगे थे। अब जैसे चेयर वुमेन की एंट्री होती है तो फिर भी परेशान कि अगर उन्होंने युनसू को देख लिया तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, इसलिए फौरन से उसे स्टेयर्स वाली साइड पे ही भेज देते हैं। यहाँ पे एक एम्प्लॉय गिरने ही वाली थी कि हमारी क्यूट सी फीमेल लीड उसकी हेल्प करती है, तो इसी बीच उसे थप्पड़ खा बैठती है। अब जैसे मीटिंग में पहुंचती है तो बाय अर्ली इसके फेस पे यूं उंगलियों के निशान देख के समझ रहे थे कि शायद के चेयर वुमेन ने इसे थप्पड़ मारा होगा और ये बेचारी फिर भी कंफ्यूज ही लग रही होती है कि इन दोनों को हो तो हो क्या गया।
मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, यही तो मुझे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। मम्मी के कहने पे ही सीवुन इससे बात करने के लिए आया था कि तुम घर वापस आए जाओ, ऐसे ही खामखा में लोग रूमर्स बना रहे हैं। लेकिन इसने तो मना कर दिया था कि मम्मी को मेरी कोई परवाह नहीं है, तो मुझे भी बिल्कुल भी नहीं है। फिर फौरन से युनसु के पास आता है। युनसु कहने लगी थी कि मेरी खातिर ना तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अरे मेरे लिए ज़्यादा चीज़ें मुश्किल मत बनाओ। वो देख चुकी थी कि इसने कैसे अपने ऑफिस को भी चेंज कर लिया। अगर तुम मेरे लिए ऐसे ही हरकतें करते रहे ना, तो इस तरह से मुझे भी गिल्ट फील होगा कि मेरी वजह से तुम्हें भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि बस जहाँ पे तुम्हें इजी फील होता है तुम वही करो, आखिर को ये जॉब भी छोड़ रही हो ना। वो कहते हैं कि अभी तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ, मेरे पास कुछ टाइम है, अपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगी तो उसके बाद ही जाऊँगी। इसके बाद ही दोनों ने एक दूसरे से बात तक करनी छोड़ दी थी। अब तभी बाई से बात करने के लिए आया था कि मेरा एक फ्रेंड तुमसे बात करना चाहता है, तो हो सके तो आज मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट उसके साथ कर दी थी, मिलने के लिए चली जाना। ये समझ रही थी कि मेरी जॉब की बात बाई ने उस पर्सन से की है, लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि एक्चुअली में वो पर्सन तो इसके साथ डेटिंग करने के लिए आया है, तो वो एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। इधर ये ली को बता रहा होता है कि कैसे आज मैंने उसे डेटिंग करने के लिए भेज दिया है। तो ये सारी बातें जूवून ने सुन ली थी और वो बेचारा बहुत ज़्यादा ही अपसेट लग रहा होता है और जेलस भी फील करने लगा था। होती तो इस वक्त इस पर्सन के साथ ही है, लेकिन साथ में रिमेंबर करने लगी थी कि जब वो हॉरर मूवीज़ देखने के लिए जूवून के साथ जाया करती थी। अब ये सब कुछ रिमेंबर करते करते वहाँ से चली ही जाती है। उसके दिल से तो इसके ख्यालात निकल ही नहीं रहे थे, इसी बात से ही परेशान होती। घर जाते हुए फिर से उसी अननोन नंबर से जो कॉल्स आई जा रही होती, इसी बीच ही इसका एक्सीडेंट भी होने ही वाला था। इरिटेट होके बहुत सारी उसे बातें सुना देती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगी थी। अब इसे ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअली में उस स्ट्रेंजर पर्सन की इसने कॉल अटेंड कर ली थी और वो वाली इसकी सारी बातें सुन चुका होता है और यहाँ पे इवन के स्माइल करने लगा था। जिन कॉल करके सीवुन को अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाती है। अब जैसे ये वहाँ पे पहुँचता है तो उसकी इतनी सारी फ्रेंड्स को देख के एकदम सरप्राइज रह गया था। वो समझ रहा था कि शायद अकेले में ही हम लोग मिल के खाना खाएंगे, बट ऐसा नहीं था। तो बस इसलिए ही एक्सक्यूज करके वहाँ से चलता बनता है। रात को अपसेट सा होके अकेले में ही डिनर कर रहा होता है तो मीजिन की एंट्री हो जाती है और ये भी पूछ लेते हैं कि वैसे ये तो बताओ कि तुमने आखिर को मुझसे शादी क्यों की थी। ये बताने लग जाती है कि अगर तुम्हें याद है कि जब हम दोनों फर्स्ट डेट पे गए थे तब पता है तुमने मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखा था। वो सारी की सारी बातें मैंने नोट कर ली थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी तुम, तो इसलिए ही मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ भी कह दी थी। और ये सब सुन के स्माइली करने लगा था कि तुम्हारा टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि इनकी कंपनी में न्यू आर्टिस्ट जो काम करने के लिए आया है वो कोई और नहीं बल्कि मिन वही पर्सन है जो कि इसे अननोन नंबर से कॉल्स भी किया ही करता है। अब जिस तरह से वो यहाँ पे इसे बुला रहा होता है तो ये सब कुछ देख के ना जूवून को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ही काम करते करते जैसे ही मिन कॉल करता है युनसु को तो वो पिक ही नहीं कर रही थी। इवन कि अब की बार तो उसने इसके नंबर को ब्लॉक करने का डिसाइड कर लिया था। तभी ऊपर से मिन आ जाता है कि देखो ये मैं ही कॉल्स कर रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। यार चलो हम खाना खाने के लिए कहीं चलते हैं, फ्री होके वहाँ पे बात भी कर लेंगे। तभी ऊपर से जून आ जाता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे साथ चलेगी। सो वो भी इन दोनों से इरिटेट होके फिर उसके साथ ही जाने लगती है। इतने में मिन भी इनकी गाड़ी में बैठ गया था कि मेरा घर रास्ते में ही आता है तो मुझे ड्रॉप कर देना। उसे ड्रॉप करने के बाद ही ये अब युनसु को एक रिवर वाली साइड पे लेके आ गया था और उसे अपना हाथ थामने को बोलता है, लेकिन ये फौरन से उसका हाथ साइड पे कर देती है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो ना। अब हमें ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। मिन तो डेली इसे बड़े प्यार से देखा भी करता है और ये सब कुछ तो हमारे हीरो से हजम नहीं हो पा रहा था। इसे पता चल गया था कि एक्चुअली में इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। बस ऐसे ही खामा में जुनवू हमारे बीच अब टांग मत अड़ाए। अब इन लोगों ने तो मिलकर रात को खाने का डिसाइड किया था, लेकिन तभी हमारे हीरो को अपने भाई के साथ किसी बिजनेस ट्रिप पे ही जाना पड़ गया था। ये लोग तो खाना खाने के लिए आ ही चुके होते हैं और साथ में सेल्फीज वगैरह भी बनाने ही लगे थे। बिजनेस ट्रिप पे आके इसकी हालत तो ख़राब होती है। यहाँ पे युनसु को काफ़ी सारा मिस जो कर रहा होता है। अब जैसे अचानक इसकी नज़र उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे पड़ती है तो इन सब की फ़ोटोज़ को देख के बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करने लग जाता है कि मिन उसके साथ क्या कर रहा है। अब इसे अपसेट देख के तो सीमोन को भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने भाई से कहने लगा था कि यहाँ पे मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और अपनी मॉम से भी बात कर लूँगा। तुम अगर उससे मिलने के लिए जाना चाहते हो तो चले जाओ, यहाँ की फ़िक्र मत करना।
कितने स्वीट पाई है ना ये। सो नेक्स्ट डे अब ये उनके पास पहुंच आया था और फौरन से ही इन दोनों के बीच में ही आके बैठ जाता है। घर पे आके तो ये ऐसे समझो भूल ही गया था कि मेरी वाइफ भी तो मेरे साथ यहाँ पे रहने के लिए आई हुई है। जैसे ही ड्रेस चेंज कर रहा होता है तो मीजिन इसे इस कंडीशन में देख लेती है। अब बेचारा फिर थोड़ी देर के बाद ही उससे अपोलोजाइज करने के लिए ही आ ही गया था। इधर इनके बीच तो टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं। और इनको देख देख के ये जो इतनी अनॉय हो रही थी तो वो भी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी। अगले ही दिन ये दोनों खुद को मिन की प्लेस पे पाके सरप्राइज ही रह जाते हैं। एक्चुअली में रात को तो मिन बेचारे को इन दोनों को संभालना पड़ गया था। अब ऊपर से आके ये भी कह रहा होता है कि ड्रंक हो के तो तुम दोनों ही काफ़ी क्यूट लग रहे थे। मुझे तो ये भी अंदाज़ा हुआ था कि एक दूसरे से कितना ज़्यादा लव भी करते हो। अब यहाँ से वापसी पे जैसे इसे बात करने के लिए आता है, वो जिस तरह प्यार से बात क्या करती है ना जूवून से, ऐसे किसी और लड़के से बिल्कुल बिहेव नहीं करती है। इसे भी गुस्से से डांट देती है कि आइंदा के बाद मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना। मीजिन अब बहुत जल्दी पेरिस जाने वाली थी तो इसलिए जाने से पहले ही एक डिनर का अरेंज करती है जहाँ पे कि उसने मम्मी को भी बुलवा लिया था। अब जहाँ पे कि गिफ्ट दिया था वहीं पे वो भी एक बुक उसे देने के साथ साथ कहता है कि तुम्हें रात को ज़रूर नींद आ जाएगी। इसे पढ़ने के बाद मैंने नोट किया है कि तुम्हें नींद नहीं आती है। और एक पैंडा भी गिफ्ट करता है। उसका ये वाला गेस्चर तो सीजिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होती है। हालांकि मिन तो अपनी मेहनत की वजह से इनकी कंपनी में काम करने के लिए आया था, लेकिन ये न्यूज़ फैल गई थी कि जैसे कि उसके पापा की वजह से ही इन लोगों ने उसे काम पे रखा है। इसे मिन की चिंता हो रही होती है तो उसे देखने के लिए आ गई थी। तभी ऊपर से मिन की एंट्री होती है। वो कह देता है देखो मेरी वजह से ना तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें तो चलती रहती हैं। मेरी डैड से बात हो गई है और उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे अपने डैड की स्टोरी बताने लगता है कि वो कैसे स्ट्रिक्ट किस्म के बंदे हैं। माना कि वो मेरे साथ भी बुरा सलूक करते हैं, लेकिन हाँ उनके हाथों से कोई भी नहीं बच पाता है। अब मेरा शौक था एक आर्टिस्ट बनने का, इस हक में वो बिल्कुल नहीं थे। ऐसे ही उनके एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी, उन्होंने तो उसे ही मार दिया। और फिर मैं उनसे अलग होके आके रहने लग गया। जब मैं बहुत बुरी कंडीशन में था, इवन के अपनी जान तक लेने वाला था, तभी मैंने तुम्हें कॉल की। इस वक्त तुम गाड़ी में बैठी हुई किसी ड्राइवर को कोस रही थी। अपनी लाइफ से तंग आने के बावजूद भी तुम जीना चाहती थी, तो मुझे भी तसल्ली हो गई, इसलिए मैंने मरने से क्विट कर दिया और ये भी कहा कि मैं भी अब जीऊँगा। तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा तुम पसंद आई थी। उसे अपने साथ लेके आ जाता है। यहाँ पे दोनों मिलके पेंटिंग्स भी बनाते हैं। अब उसे तो इसकी पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि ये तो कितनी ज़्यादा ख़राब है, हंसने लगता है। खैर यहाँ पे तो इन दोनों को स्माइल करते हुए जैसे ही अब हमारा हीरो देखता है तो वो बेचारा तो एकदम सरप्राइज ही रह गया था। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, जेलस भी फील करता है, लेकिन उनके सामने आके ऐसे शो करवाता है कि जैसे कि उसे कुछ फील ही ना हुआ हो। वो तो अब अपने यहाँ काम करने के लिए से थैंक यू कहता हुआ चलता ही बनता है और पीछे से ये दोनों सरप्राइज हुए खड़े होते हैं कि ये जिस किस्म का बंदा है ना, जेलिस टाइप, अब इसने जेलिस शो नहीं करवाया है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है। एक्चुअली मैं इसके भाई ने इसे मशवरा दिया था कि तुम हमेशा ही यूनसू को चेज़ करते हो ना, इस दफ़ा उसे खुद को चेज़ करने दो ना, तुम उसे इग्नोर करो, देखते हैं कि वो तुमसे कितना ज़्यादा लव करती है। सो बस अपने भाई की बातों पे ही आके इसने आयसू से इग्नोर करना शुरू कर दिया था। सो वाकई में ये सब कुछ देख के युनसू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। मीटिंग में जो भी ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू देती है वो सारे के सारे ही रिजेक्ट कर देता है, इवन के अपोज भी करने लगा था। ये बाद में आके राई को बता रही होती है कि मुझे पता नहीं अब अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मैं खुद ही तो चाहती थी कि वो भी मूव ऑन करे, मैं भी करूँ, लेकिन अब जब वो मुझे इग्नोर कर रहा है ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज वो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ कंपनी में आया था और उसे एक लड़की के साथ में देख के तो इसे काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है। ये तो कोई गिफ्ट लिए फिर रही होती है सीवोन के लिए, वो तो यहाँ से गई ही नहीं थी। और उसके साथ ही एक चोरी चोरी अपनी पिक्चर भी क्लिक करके सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर ही देती है। आज ही युनसू की बर्थडे थी और जैसे ही एक नेकलेस को देखती है तो इसे वो दिन याद आ जाता है कि कैसे पिछले साल मेरी बर्थडे थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जून के साथ ही सेलिब्रेट की थी। उसने तभी ये नेकलेस मुझे गिफ्ट किया था और हम दोनों ने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। देखो सब कुछ ही बदल के रह गया है। इधर हमारे हीरो ने तो आज फुल प्लान बना लिया था कि मैं जाके उसे शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। अब सोशल मीडिया पे जैसे ही अपनी फोटोज देखता है तो इसे दुख होने लगता है कि इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ फोटोज क्लिक करने के लिए वो मेरे ऑफिस में आई थी, स्पेशली मुझसे मिलने के लिए नहीं।
जाके ये सब कुछ ही मीजिन को दिखाते हैं कि ये सब क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया था, सिर्फ फोटोज बनाने के लिए आई थी। यहाँ पे फिर वो भी समझने लगती है कि शायद कि इसे फोटोज मेरी अपलोड करना अच्छा नहीं लगा है, तो वो डिलीट कर देती है। बाद में जब उसे बताता है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, मैं तो बस ऐसे ही समझ रहा था कि तुम सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए आई थी। कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मैं तुमसे मिलने के लिए ही आई थी, तुम काफ़ी क्यूट लगे थे तो तभी मैंने फ़ोटोज़ बना ली। अब दोबारा से क्लिक करके जैसे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो सारे ही इनके कपल की तारीफ भी करने लगे थे। इसी बात से ही सिमोन खुश हो जाता है। यहाँ पे जैसे इसे पता चला था कि इसकी मॉम की डेथ हो गई है तो अपसेट ही दिख रही होती है और फिर से याद करती है कि कैसे डैड की तरह मॉम भी ड्रंक होके दोनों बहन भाइयों को मारा करती थी। फिर जब इसके डैड की डेथ हुई तो मॉम ने इसे मिलने के लिए भी बुलवाया। वो तो यही चाहती थी कि हमारे ऊपर जो भी डेप्ट वगैरह चढ़ा हुआ है सबका सब हमारी बेटी ही क्लियर कर दे, लेकिन इसने तो मना कर दिया था। खैर अब उनके मरने का इसे अफसोस भी हो रहा होता है और अपनी सारी की सारी बातें इसने मिन से शेयर कर दी थी कि जहाँ पे कि तुम्हारे डैड तुम पे जुल्म करते थे वहीं पे मेरी फैमिली का भी कुछ ऐसा सही हाल है। अब जब ये काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होके यहाँ पे बेहोश हो जाती है तो इसे उठा के लेके जाने के लिए जूवन को ही बुला लेता है। जानता है कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसका ख्याल भी जूवन को ही रखना चाहिए ना। अब जब अपनी मम्मी की डेथ के बारे में यहाँ पे जीसुक को बताती है तो उसने तो उनकी फ्यूनरल में जाने से मना कर दिया था कि मेरे लिए मॉम डैड सिर्फ और सिर्फ आप हैं। उन्होंने कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखा, सिर्फ मारते ही रहते थे, बस आप ही हैं मेरे लिए, मैं तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ, अगर आपको जाना है तो बेशक जा सकती हैं। अगले दिन ये कंपनी में नहीं आई होती है तो इसे उसकी टेंशन होने लगी थी कि वो कहाँ पे चली गई है। ये तो सीधी अपनी मम्मी की फ्यूनरल में ही आ गई थी। अब यहाँ पे उनकी फ़ोटो को देख के जो भी बैड मेमोरीज जुड़ी होती हैं वो सबकी सभी से याद ही आ जाती हैं। जीसुक ने कॉल करके जैसे ही जूवन को बताया था कि मेरी बहन तो अपनी मम्मी के फ्यूनरल में ही गई होगी तो ये फ़ौरन से उससे मिलने के लिए आ जाता है और इसे देख के अब वो अपने इमोशंस पे मज़ीद कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसके गले लग के बहुत ज़्यादा ही रोने लगी थी। युनसो ने अपनी लाइफ में जितनी भी मुश्किलात को फेस किया था उस सब के बारे में ही जुवुन को बता देती है। उसे तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। वेल फाइनली इसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर ही दिया था और ये भी कहता है कि फ़िलहाल तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं वेट करूँगा, बहुत सोचने समझने के बाद ही तुम मुझे रिप्लाई कर सकती हो। ये कहता हुआ फिर वो तो वहाँ से चला जाता है। घर पे आके उसी रिंग को देख के सोचने लगी थी कि क्या मुझे उसे हाँ करनी चाहिए कि नहीं। उसने अपनी लाइफ में मेरे लिए कितना कुछ किया है बट मैंने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय उसे ब्रेकअप करने के। अब यहाँ पे इस सारी बातों का उसने राई और अंकल को भी बता दिया था। काफी ज्यादा कंफ्यूज जो लग रही थी कि अब मैं क्या करूं, उसके प्रपोजल का कैसे जवाब दूं। इसने हालांकि युनसु को कहा था कि तुम बहुत सोचने समझने के बाद ही मुझे जवाब देना, लेकिन अब इसे वेट नहीं हो पा रहा होता है कि आखिर को वो कब मुझे रिप्लाई करेगी। अब तभी कंपनी में एंट्री होती है मॉम की। अब यहाँ पे जैसे उनकी नज़र पड़ती है मीजिन और सीवॉन पे कैसे अपनी लाइफ में खुश थे तो ये सब कुछ देख के मन में यही सोचने लगती हैं कि मैं तो अपने छोटे बेटे के लिए भी यही चाहती हूँ। वो मेरा पता नहीं कहा क्यों नहीं मान रहा है, उस लड़की का कब पीछा छोड़ेगा। फिर फौरन से इससे मिलने के लिए पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पे इसने जो युनसु को शादी के लिए प्रपोज किया था मॉम को बता देता है और ये सुन के वो तो काफी ज्यादा इस पे भड़क गई थी कि मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था ना, चलो ठीक है तुम नहीं मानने वाली हो तो अब मैं तुम्हारा ट्रांसफर स्पेन करने वाली हूँ, तुम्हें वहां पे जाना पड़ेगा। वो तो साफ मना कर देता है, लेकिन हाँ अब जो डील मॉम करने वाली थी उसके लिहाज से तो जाने का उसने डिसाइड कर लिया था। अब कंपनी में सबको लगने लगता है कि जैसे कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से ही उनकी मॉम ने उनका ट्रांसफर कर दिया और ये सारी बातें तो युनसु ने सुन ली थी और घर पे आके काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। और फिर बाद में इस सारी बातों का उसने मिन को भी बता दिया था। मिन तो यही कहता है कि जिस तरह से जून तुम्हारा ख्याल रखता है तुम्हें उसे रोकने के लिए जाना चाहिए। एयरपोर्ट पे फाइनली वो जुवुन को रोकने के लिए पहुंच आई थी और आते उसे हक कर लेती है। ये भी कहने लगी थी कि माना कि अब से तुम मुझे चेस करते आए थे लेकिन अब मेरी बारी है। ये सारी बातें सुन के ही जुवुन खुश हो जाता है और तभी ऊपर से उसका बड़ा भाई भी पहुंच आया था और वो बताता है कि एक्चुअली में ये तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए ही स्पेन जा रहा है और इसके बाद वापस आ जाएगा। इन दोनों को खुश देख के उसे भी खुशी ही हो रही थी। अब यहाँ पे उसे कहता है कि जो अभी अभी तुमने मुझे कहा है उसे भूलना मत, मैं वहां से वापस आके जरूर तुम्हारे साथ डेट करने के लिए जाऊंगा।
वहाँ पे जाके ही ये दोनों फ़ोन पे बातें करते ही रहते हैं। अब फिर कॉल्स भी किया करते हैं। इन दोनों को साथ में ऐसे बातें करते हुए देख के इसके भाई जीसुक को भी मालूम हो ही जाता है कि चलो फाइनली मेरी बहन का भी अब इसके बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप हो ही गया। अगले ही दिन जीसुक का एंट्रेंस एग्जाम था। उसकी बहन ही उसे वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए आई होती है। एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की भी। उसे देख के ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। उसने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि जिस दिन जीसुक का एग्ज़ाम होगा उस दिन ज़रूर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। अब यहाँ पे मीजिन को भी दिखाया जाता है जिसने कि आज इसके साथ ही टेनिस खेलने का डिसाइड कर लिया था और इसकी तारीफ भी करती है कि इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। अब एक्चुअली में इनका प्लान तो होता है फ़ोटोज़ बनाने का। जिस तरह से ये उसकी फ़ोटोज़ को अपलोड किया करती है तो उसका सोशल मीडिया अब अनबैन हो चुका था। इसी बात की इनको खुशी भी होती है। इसके बाद ही सीधा खाना खाने के लिए भी आ जाते हैं। अब एक टक्कर होने से बचाने के लिए जैसे भी इसकी हेल्प करता है। इसी बीच ही काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। इवन के ऐसे मानो कि जैसे कि इन दोनों को भी एक दूसरे से लव हो ही चुका हो। और यहाँ पे तो ये भी अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब तो उससे ज़्यादा वेट नहीं हुआ जा रहा था कि बहुत जल्दी हम शादी कर लेंगे। पता नहीं ये कब मुझे रिप्लाई करती है। वो जैसे इसे घर ड्रॉप करने के लिए आता है तो चुपके चुपके से फिर इसके साथ ही आ गया था। और यहाँ पे ये भी कहने लगता है कि तुमने अभी तक मेरे प्रपोजल को कोई जवाब क्यों नहीं दिया है, कब तक दोगी। वो अभी भी उसे सोचने का कुछ टाइम मांगती है। ऐसे तो वो यहाँ से जाने वाला नहीं था। जैसे ये उसे गुड बाय किस करती है तो इसके बाद ही इसे यहाँ पे मजबूरी में फिर जाना ही पड़ जाता है। अपनी फ्रेंड राय के पास पहुंचती है। कहने लगी थी कि आखिर को मैं जुवून के प्रपोजल का कैसे जवाब दूं, क्या उसके लिए एक सॉन्ग सिंग करूं। नहीं, ऐसा तो शायद ठीक नहीं रहेगा। फिर ऐसा करती हूँ कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रपोजल का अरेंज करती हूँ और जब वो वहाँ पे आएगा उसे सरप्राइज दूंगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि इन सारी बातों को छोड़ भी तो कोई और अच्छा आइडिया है तो वो बताओ। उसके बाद ही सीधा मॉम के पास पहुंचती है और उन्होंने जो इसे पैसे दिए थे सारे के सारे ही लौटा देती है कि शायद कि तब मैं ना समझती कि मैंने आपसे ये पैसे ले लिए थे, लेकिन अब मुझे मालूम हो चुका है कि जुवून के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और उसके बिना रह भी नहीं सकती हूँ। अब चाहे हमारे रिलेशनशिप को अप्रूव करें या ना करें इस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब अगले दिन जैसे कंपनी पहुंचती है तो इसे पता चलता है कि जॉब से तो इसे फायर कर दिया गया है। और इस बारे में जैसे ही हमारे हीरो को मालूम हुआ था तो वो तो सारी बात समझ जाता है कि ज़रूर मॉम ने ही ऐसा किया होगा। वो उनसे बात करने के लिए जाना चाहता था लेकिन ये उसे मना कर देती है कि आखिर को है तो तुम्हारी मॉम ही। चलो कोई बात नहीं है, अगर मुझे जॉब से फायर कर दिया गया है तो इस तरह से मुझे फ्री टाइम मिल गया ना कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। प्लीज़ उनसे कुछ भी बात मत करना। वो भी पेरेंट्स का कहा मान जाता है। अब उसे जॉब से फायर कर दिया गया था। इस बारे में मिन को भी मालूम हो जाता है सो वो उसका मूड फ्रेश करने के लिए पहुंच जाता है। दोनों काफ़ी फ्रेंड जो बन चुके थे। इससे पहले कि खाना खाने के लिए जाते हैं तभी ऊपर से जेलीसी में जुवून की एंट्री हो जाती है। इधर ये लोग भी अब अक्सर ही डिनर करने के लिए जाया करते हैं और आज बातों ही बातों में जब इसे अपनी एक गर्लफ्रेंड का बताता है तो ये सुन के मीजिन तो काफ़ी ज़्यादा जेलिस फील करने लगी थी और उसे जेलिसी में देख के ये खुश हो रहा होता है कि चलो शुक्र है कि इसका मतलब है कि ये भी मुझे पसंद करने लगी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद खुद ही जेलिस फील करने लगता है। एक्चुअली में ये अपने कज़न को ही उप्पा उप्पा जो कह के बुलाने लगी थी। अब फिर दोनों ही ऐसे लटके हुए फेसेस के साथ ही घर पहुंचते हैं। ये भी अब इनके बीच कबाब की हड्डी बन के खाना खाने के लिए आ ही गया था। पहले तो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं लेकिन जैसे ही साइड पे जाती है युनसू उसके बाद ही अब अपनी लाइफ में जिन भी मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये भी कह देता है कि पता नहीं मॉम को क्या मसला है, वो आखिर को हमारी रिलेशनशिप को अप्रूव क्यों नहीं कर रही हैं। तो ये उसे यही मशवरा देता है कि तुम्हें कम से कम एक दफ़ा मॉम से जाके उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करनी चाहिए। हो सकता है कि वो मान भी जाएंगी। ये भी उसका कहा मान लेता है। अब इनकी फ्रेंडशिप भी हो ही गई थी। खैर यहाँ पे इनकी इस फ्रेंडशिप को देख के युनसू तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाती है। अब तो युनसू को भी साथ में मिला के बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जुवून तो ड्रंक कंडीशन में ही सीधा मॉम के पास पहुंचता है बात करने के लिए कि मैंने अपनी लाइफ में आपसे कुछ भी नहीं मांगा है सिवाय युनसू के, आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हैं। अब ये भी रिमेम्बर करने लगा था कि कैसे बचपन में इसे जिन चीज़ों का शौक हुआ करता था मॉम की वजह से ही वो उसे सबके सब इसे छोड़नी ही पड़ गई थी, लेकिन अब की दफ़ा ये बिल्कुल नहीं करने वाला था।
और यहाँ पे मॉम पे थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर जाता है। अगले दिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो रिमेंबर करता है कि कैसे रात को मॉम से इसने बदतमीजी भी कर ली थी। आखिर उनसे अपोलोजाइज करता है कि मुझे आपको वो सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी ना। मॉम कह देती हैं कि कोई बात नहीं है। वेल यहाँ पे फाइनली वो इन दोनों के रिश्ते को अप्रूव कर देती हैं और ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और फौरन से ही कॉल करके जुनसू को भी बता देता है। दूसरी तरफ ये सीवोन ने फाइनली अपने लव की कन्फेशन मीजिन से कर ही दी थी। वैसे भी दोनों की शादी तो हो ही चुकी थी, सो अब से साथ में ही रहने का इन्होंने डिसाइड कर लिया होता है। काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। ये कैंपिंग करने के लिए जुवून के साथ एक साइड पे ही आ गई थी। अब जैसे ही रिंग पहनी हुई वो देखता है तो एकदम सरप्राइज के इसका मतलब है कि तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। इनका कपल भी एकदम परफेक्ट बन ही चुका था। अगले ही दिन ये न्यूज़ फैल जाती है कि सीवोन और जुवोन दोनों के ही पापा ने इनकी मम्मी को चीट किया और बस ये खबर आग की तरह फैल गई थी और इस तरह से इनकी कंपनी को भी थोड़ा बहुत नुकसान ही हो रहा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब क्या करें। मॉम ने खुद से मिलने के लिए जुनसू को बुला लिया था और इससे अपने बेटे से मैरिज की बात करती हैं कि अब चीटिंग वाली न्यूज़ को साइड पे करने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ेगा और इवन के सोशल मीडिया के सामने जाके तुम अपने पुअर बैकग्राउंड के बारे में भी बताओगी। ये सुन के जुनसू काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज तो रह ही जाती है और अपसेट भी दिख रही थी कि इसका मतलब है कि लाइफ में मैं बिल्कुल एक सिंड्रेला ही बन के रह गई हूँ। अब मॉम की बात तो उसने माननी ही थी। खैर यहाँ पे ये भी कंडीशन रखती है कि इस बारे में फिलहाल आप जुवून को कुछ नहीं बताएंगी, तो मॉम भी कह देती हैं कि ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। अब जैसे ही राई के पास आके उस सारी बात का बताती है जो कि मॉम ने इसे कही थी, तो ये जिसुक सुन लेता है और फौरन से ही गुस्सा करने के लिए जुवून के पास आ गया था कि तुमने आखिर को हमें समझ के क्या रखा हुआ है। उसे भी सारी बात का मालूम हो ही जाता है। इसकी बहन तो फौरन से ही उसे साइड पे ही लेके चली ही गई थी। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद इसके पास भी आती है कि तुम्हें अपनी मम्मी के पास जाके इस सब के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। अब मैं मान गई हूँ तो इसमें क्या ही बुराई है। खैर वो तो जाना चाहता था लेकिन बार बार ये मना कर रही होती है कि अब ये सही वक्त नहीं है। अब आप लोगों की मॉम कितनी बुरी सिचुएशन से गुजर रही हैं कि उनके हस्बैंड ने उन्हें चीट किया है, तो बेहतर ये नहीं रहेगा कि आप दोनों भाई जाके उसे कंफर्ट करें। ये भी फाइनली मान ही जाता है। सो दोनों भाइयों को मॉम के पास ही दिखाया जाता है और उन्हें उठा के ही अपने साथ ट्रिप पे ही लेके जाने लगे थे। और यहाँ से जाते ही जाते इन्हें मालूम होता है कि ओ नो, हमारी गाड़ी का तो पेट्रोल ही खत्म हो गया। रास्ते में ही मॉम के साथ काफ़ी सारी पिक्चर्स भी बनाते हैं। इवन कि उनका मूड तो काफ़ी हद तक अच्छा ही हो गया था। अब यहाँ पे जैसे ही वो पूछती हैं कि वैसे सच सच बताओ कि इस ट्रिप पे आने का आइडिया किसका था, तो फिर जुवून बता देता है कि जुनसू का। मुझे मालूम हो गया है कि आपने उसे क्या कहा है, लेकिन उसने मुझे खुद ही तब मना कर दिया था कि मैं आपसे आके बात ना करूं। आप बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही हैं। वक्त आपको सिर्फ अपने बेटों का ही सहारा चाहिए। ये सुन के अब मॉम मन में सोचती हैं कि वाओ, जुनसू तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गर्ल है और काइंड हार्टेड भी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अब फाइनली दिल से ही उन्होंने उसे अपनी बहू एक्सेप्ट कर लिया था और इसे भी कह रही होती हैं कि जल्द से जल्द उससे शादी कर लो। ये ना हो कि जुनसू फिर अपने हाथों से निकल ही जाए। और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें एक परफेक्ट फैमिली देगी। ये सुन के तो हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ ही अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जुवून और जुनसू ने वेडिंग फोटोशूट तो करवा लिया था, लेकिन अभी शादी की तैयारियां ही करने में बिजी होते हैं। इसका भाई कभी कभी इसके साथ रहने के लिए घर पे आ ही जाया करता है। इसने तो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करके रखी थी कि हम अपनी शादी को किस तरह से इंजॉय करेंगे। मिन ने तो इसे एक वेडिंग इन्विटेशन कार्ड ही बना के दिखा दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद आता है। मिन की शादी की प्रिपरेशंस में वो भी इनकी पूरी हेल्प कर रहा था। अब जुनसू के साथ साथ वो तो इसका भी अच्छा फ्रेंड बन ही गया होता है। अब जैसे कुछ बात करने के लिए जीसुक के पास आता है। पहले तो दोनों अक्सर ही लड़ा करते थे, लेकिन इनकी भी अब अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई होती है। इतनी अच्छी बन गई होती है कि लोग इन दोनों को जब साथ में देखते हैं तो समझते हैं कि शायद कि ये एक कपल ही है। अब ये जैसे ही वेडिंग एनिवर्सरी पे अपने हस्बैंड को डिनर पे बुलाती है, वो तो भूल ही गया था कि क्या आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। ये देख के अब मीजिन बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है कि तुम्हें हमारी शादी का दिन ही याद नहीं था। और ये इधर जुनसू पे थोड़ा बहुत भड़का हुआ होता है कि शादी की सारी तैयारियां अकेले में मुझे ही करनी पड़ रही हैं। और देखो, तुम्हें पता नहीं कौन सा काम है कि इतना ज़्यादा बिजी रहती हो। वो भी उससे नाराज़ हो जाती है।
अब युनसू के साथ ड्रिंक करने के लिए मीजिनी आई होती है। दोनों ही अपने अपने हस्बैंड की बुराइयां करने लग गई थी और ये भी कहती हैं कि उनकी शिकायत तो हम मम्मी के पास ही जाके लगाती हैं। अब जैसे इसका हस्बैंड इसे कॉल करता है तो ये कह देती है कि मैं तो मम्मी से ही तुम्हारी बात करने के लिए जा रही हूँ। इससे पहले कि ये मॉम के पास पहुंचती, दोनों ही अपनी अपनी बंदियों को लेके वहां से भाग जाते हैं। अगले ही दिन युनसू को जुवोन मैसेज करके सॉरी बोलता है कि मुझे ऐसे ही खामखा में तुम्हें बातें नहीं सुनानी चाहिए थी ना, इसने तो उसे माफ कर ही दिया था। इनके बीच फिर से पहले जैसा ही हो जाता है। अपनी अपनी वेडिंग कार्ड्स तो सब में इन्होंने बांट ही दिए थे और यहीं पे इसने भी अपनी वाइफ से अपोलोजाइज कर लिया था, तो ये भी काफी हैप्पी लग रही होती है। फाइनली अब हमें इनकी शादी का ही दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमारा हीरो अपनी सिंड्रेला को शूज ही पहना रहा था और इसके बाद ही यहाँ पे आए सारे गेस्ट्स इनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। इवेंचुअली इनकी भी शादी हो ही गई थी। इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।